तो ऑप्टिक्स का 3 भाग कौन कौन हुआ? वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और तीसरा मानव नेत्र एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये 3 भाग पढ़े। इसके बाद जो है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 3 चैप्टर कौन कौन हुआ? पदार्थ की द्वैत प्रकृति, उसके बाद परमाणु, और तीसरा नाभिक। ये 3 गो चैप्टर पढ़ लिए तो हो गया 6 गो चैप्टर। उसके बाद जो तीसरा भाग है फिजिक्स का, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, तो उसमें हम लोग विद्युत धारा वाला पार्ट को देखे हैं, है ना। विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ लिए। उसमें क्या सब आता है? उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, जिसमें चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, कूलम का नियम पढ़ते हैं। इसके बाद विद्युत विभव, डाइपोल, इन सब के बारे में पढ़े। संधारित्र कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं। और उसके बाद जो है विद्युत धारा के बारे में पढ़े हैं, चार्ज मतलब कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े, और किरचॉफ का नियम भी उसमें हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब चालू करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे बोलो? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव, अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in a magnetic field। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? एक बात, चुंबकीय क्षेत्र जो है बाबू, पहले थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र को समझ लेते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से सूचित करते हैं। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? B से सूचित करेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से सूचित करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? E से सूचित करते हैं। समझ गया? विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं जी? विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से सूचित करते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो देखो, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वह किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल को महसूस किया जा सकता है। क्या समझे? आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल को, है ना, या आवेश के कारण बल को महसूस किया जा सकता है, या आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। समझ गया ना? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? तो चुंबक ले लो, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। क्या समझे? तो मान लो कोई एक चुंबक ले लेंगे, छड़ चुंबक,
तो इसके आसपास का कोई क्षेत्र है ये सब जहां पर इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। मतलब ये कि इसके आसपास का वो जगह जहां पर हम लोग कोई लोहा रख देंगे तो ये खींच लेगा लोहा को, तो उसी को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। समझ गया ना? तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर इस चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। मतलब कि कोई लोहा का चीज रख देंगे, जहां तक रख सकते हैं। मान लो यहाँ पे रखेंगे तो खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तब थोड़ा सा कम खींचेगा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। क्या समझे? है ना? और बहुत दूर चले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा वहां तक। समझ गए? तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पे उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको बी से सूचित करते हैं। समझ गए? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग दो प्रकार से दिखा सकते हैं, दो दिशा दिखाते हैं। एक दिशा दिखाते हैं क्रॉस करके, एक दिशा दिखाते हैं डॉट करके। क्या समझे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग दो प्रकार से दिखाते हैं, या तो क्रॉस करके या डॉट करके। ये जो क्रॉस बताए हैं ये कौन सी दिशा बताती है? बाबू वो सब नहीं कह रहे हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे तो किसी भी दिशा में हो सकती है, बायां दिशा में भी हो सकता है इधर, दायां दिशा में इधर भी हो सकता है ना? ऐसे भी हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर भी हो सकता है, तो ये हो गया बायां दिशा। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दाईं ओर भी हो सकता है, इधर दाईं ओर हो गया ना। उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ऊपर भी हो सकता है, ऐसे ऊपर दिखा दिए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नीचे भी हो सकता है ना? लेकिन कई बार हम लोग जब कागज पर बनाएंगे फोटो तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बाहर या अंदर होगा, बोर्ड के बाहर। इस दिशा को कैसे दिखाएं? अगर दिशा ऊपर है तो तीर ऊपर मार दिए, दिशा यदि नीचे है तो तीर नीचे मार दिए, दिशा यदि बाईं ओर है इधर तीर मार दिए, दाईं ओर है तो इधर तीर मार दिए। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा से बाहर हो तुम्हारे तरफ, तब कैसे तीर मारे जी? इस पर मार दो तीर, एक एक तीर यहीं से मार निकलेगा, सीधे लगेगा, है ना? सबके आंखें पे लगेगा तीर। यहां से बाहर कैसे तीर निकलेगा? नहीं निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? ऐसे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, ये ऐसे पकड़ के। समझ गया? नहीं हो सकता है। तो उसीलिए हम लोग यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है तो उसको ऐसे बिंदु से दिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि बाहर की ओर है तो उसको बिंदु से दिखाएंगे, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर, तब क्रॉस से दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। बस ये दो को दिशा दिखाने का तरीका है। बाद बाकी दिशा को हम लोग तीर मार के दिखा सकते हैं, लेकिन इन दोनों दिशा को हम लोग तीर से नहीं दिखा सकते हैं। तो एक को बिंदु से दिखा देते हैं, एक को क्रॉस से दिखा देते हैं। बिंदु का मतलब बाहर, ठीक है, और क्रॉस का मतलब अंदर, ठीक है ना? तो क्रॉस क्या बताएगा? अंदर वाली दिशा को बताएगा, अंदर वाली दिशा। इतना लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, अंदर वाली दिशा, या बोर्ड के अंदर या पेज के अंदर, ठीक है। और डॉट का मतलब बाहर वाली दिशा को बताता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाने चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, और इसका दो गो दिशा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या तो बोर्ड के अंदर वाला या तो बोर्ड के बाहर वाला। इतना समझ गए। अब आते हैं टॉपिक पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। तो आवेश कैसा है? गतिशील, गति में है। आवेश किस चीज में है? गति में है, गतिशील आवेश है बाबू। आवेश कैसा है? गतिशील आवेश है। देखो, मान लेते हैं इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर, बोर्ड के अंदर। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, पूरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक आवेश को गति दे देते हैं। आवेश कैसा है जी? गतिशील है। और कहां पर है?
चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अंदर एक आवेश को गति दे देते हैं, क्यू आवेश। कैसा आवेश? इसको गति दे दिए, भी स्पीड दे दी। क्या समझे? क्यू आवेश है, इसको गति दे दी। पूरा भरल है, ये सब खाली नहीं है, सब में चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कितना दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाई पूरे में। तो ऐसा देखा गया जब इस आवेश को भी स्पीड दे दिए हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमेशा एक वृत्त बना देगा। ये अपनी गति के दौरान क्या बना देगा? एक वृत्त बना देगा, हमेशा वृत्ताकार पथ पर ही चलेगा। यदि किसी भी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो यह हमेशा वृत्ताकार पथ पर चलेगा, है ना, सर्कुलर पाथ पर चलेगा, निश्चित है। समझ गया ना? तो इसी से ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? किसी भी गतिशील आवेश को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका पथ कैसा होगा? 4 को ऑप्शन दे देगा, रेखीय स्ट्रेट लाइन, दूसरा वृत्ताकार सर्कुलर, तीसरा परवलय पाराबोला, चौथा इनमें से कोई नहीं, है ना, तो वृत्ताकार। तो किसी भी यदि हम लोग आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति दे दें, ऐ सुनैना मैना रीना, देखो ध्यान से, इधर गप मारती है। ऑब्जेक्टिव 20 में कितना सही हुआ इस बार? 5 गो 6 गो, तो गप मारती है। समझ गया? तो यदि हम लोग क्यू आवेश को, क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में गति दे दिए तो इसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार पथ। तो आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलेगा। ये वृत्ताकार पथ क्यों बनाया, इसका कारण भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी बताएं क्या चीज? इसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार पथ होगा। अब इसमें पूरे में चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं, पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान कितना है? बी। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? बी। सदिश रूप में दिखा देते हैं, बी वेक्टर। इस पर बल लगेगा। अब इस पर क्या लगेगा? आवेश को गति दे दिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी, जो इसका गति जो दिए हैं, वेग दिए हैं, इसको सदिश रूप में दिखा दिए भी वेक्टर। इसको कैसे दिखा दिए? भी के ऊपर तीर, वेक्टर के रूप में दिखा दिए। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी के ऊपर तीर दिखा दिए, बी वेक्टर। तो इस पर बल लगेगा और वो बल कितना लगता है पता है? वो बल जो लगता है एफ, बल को एफ से दिखाते हैं, क्यू भी क्रॉस बी। कितना बल लगता है? क्यू भी क्रॉस बी। ये देखा गया था, प्रयोग करके देखा गया। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका कोई सिद्ध वगैरह नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रयोग करके देखा गया कि किसी भी आवेश को यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गति दे देते हैं तो उस पर कितना बल लगता है? क्यू भी क्रॉस बी, इतना बल लगेगा। कितना बल लगेगा? क्यू भी क्रॉस बी, इतना बल लगेगा। समझ गया? तो यहाँ पे हम लोग क्यू आवेश को बी चुंबकीय क्षेत्र में गति दिए हैं, भी स्पीड दे दिए, तो उस पर कितना बल लगा? क्यू भी क्रॉस बी। और यदि इसको अगर हम लोग ये तीर वीर हटा देते हैं, इसका सदिश रूप हटा देते हैं, तो ये बन जाता है क्यू भी बी साइन थीटा। जब क्रॉस को हटाते हैं तब क्या आता है? साइन थीटा आता है। समझ गया ना? तो भी क्रॉस बी का मान क्या हो गया? भी बी साइन थीटा। समझ गया? भी क्रॉस बी का मान क्या हुआ? भी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, लिखो 1-2 लाइन लिखो। हाँ, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में
जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। फिर नीचे लिखेंगे बल का सूत्र, बल का सूत्र लिखो, बल का सूत्र ये सब लिखो, अंग्रेजी में लिखो। When a charge is moving, when a charge is moving inside a magnetic field, when a charge is moving inside a magnetic field, when a charge is moving inside a magnetic field, it experiences magnetic force. It experiences magnetic force. It experiences magnetic force. It experiences magnetic force. फिर नीचे लिख दो फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये सब लिख। यहां लिख देंगे F का मतलब है चुंबकीय बल। F क्या है? चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स। Q क्या है? आवेश। V क्या है? किस वेग से चल रहा है। और थीटा क्या होगा ना, पहले B, यहाँ B जो है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है? थीटा जो है B और V के बीच का कोण है ना। थीटा क्या है? क्योंकि V क्रॉस B है तो V और B के बीच का कोण है। मैथ में तो पढ़ाए हैं ये। थीटा जो है V और B के बीच का कोण है। एंगल बिटवीन V एंड B। तो हम लोग समझ गए किसी भी आवेश को यदि चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, है ना, यदि वो गति में हो तो उस पर कितना बल लगता है? F बराबर लगता है Q V क्रॉस B। कितना बल लगता है? F बराबर Q V क्रॉस B। और यदि इसका अदिश रूप में लिखते हैं तो F बराबर Q V B साइन थीटा। समझ गए? तो ये किसी भी आवेश पर लगने वाला बल है। अब देखो इस बल की दिशा हम लोग कैसे निकालें? इस बल की दिशा कैसे निकालेंगे? लिखो बल की दिशा। है ना, बल की दिशा दाएं हस्त नियम से निकाली जाती है। बल की दिशा दाएं हस्त नियम से निकाली जाती है। बल की दिशा कैसे निकालेंगे? दाएं हस्त नियम से। अंग्रेजी में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल लिख दो। है ना, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, हमको बल की दिशा प्राप्त करना है, समझ गए, शायद पहले भी हम बताए थे ये दायां हस्त नियम। इसमें देखो भी जो है, भी का दिशा देखना है और बी का दिशा देखना है, क्योंकि यहाँ पे बल की दिशा क्या होगी, भी क्रॉस बी से आएगा। बल की दिशा कहाँ से आएगा, भी क्रॉस बी से आएगा। कहाँ से आएगा, भी क्रॉस बी से आएगा, यहाँ से आएगा भी क्रॉस बी से। तो भी का दिशा क्या है जी, देखो भी का दिशा इधर ऐसे है, बाहर नहीं, सर जी बाहर नहीं, दाएं तरफ है इधर, और बी का दिशा किधर है, अंदर। तो तुम अपना दायां हाथ लेना, क्या लेना, दायां हाथ लेना, क्योंकि ये नियम है दाएं हस्त नियम। तो अपना दायां हाथ लेंगे, दायां हाथ किधर रखेंगे, भी के तरफ। दायां हाथ किधर रखेंगे, भी के तरफ रख दिए। देखो ऐसे भी रख सकता है, ऐसे कैसे भी रखो, ठीक है, लेकिन तुमको इस प्रकार से रखना है कि तुम्हारा सभी अंगुली मुड़ना चाहिए बी के तरफ, है ना। भी के तरफ रखेंगे अपना हाथ, और तुम्हारा इस तरह से रखेंगे कि तुम्हारा अंगुली सब मुड़ेगा किधर, बी के तरफ। तो बी तो अंदर है, तो हाथ अगर तुम ऐसे रख देगा, अब अंगुली को मोड़ेगा तो अंगुली सब मुड़ रहा है नीचे के तरफ, गड़बड़ हो गया। अंगुली मुड़ना चाहिए किसके तरफ, बी के तरफ। ऐसे हाथ रख देगा कोई, भी के तरफ हाथ रख दिए, ऐसे मत रखना तो वो गधा है। तो ऐसे हाथ रखेगा वो गधा, ऐसे हाथ रखेगा गधा, नहीं ऐसे रखो, भी के तरफ रखो। उंगली सबको किधर रखेगा, भी के तरफ। क्या समझा, ऐसे रखेगा, ऐसे रख सकते हैं। उंगली सब तो भी का उल्टा ना हो गया, तुमको उंगली सब किधर रखना है, भी के तरफ। तो भी के तरफ रखने का या तो ऐसे रखो, या तो ऐसे रखो, या तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, जितना हाथ तुम्हारा घूमता उतना वैसे रखो, लेकिन रखना है अंगुली को किधर, भी के तरफ। अब बी के तरफ मोड़ना है, किधर मोड़ना है, बी के तरफ। मोड़ो तो कैसे रखेगा, तब मोड़ेगा, ऐसे रखेगा तो मोड़ने पर बी के तरफ नहीं गया, ऐसे रखेगा मोड़ने की तरफ बी के तरफ नहीं गया, ऐसे रखो, ऐसे रखो, तब मोड़ा तो बी के तरफ गया ना। ऐसे मार रहा है बी को, मार, बी के तरफ जाएगा। इसको घुमाया हाथ तो किधर गया, बी के तरफ जा रहा है ना। देखो बी के तरफ गया कि नहीं गया। जो बोलेगा नहीं ऐसे अभी मारेंगे ऐसे, हैं, देखो बी के तरफ गया, उंगली किधर गया, बी के तरफ। तो अंगूठा का दिशा देखो तो बल का दिशा ऊपर, देखो हो गया ना ऊपर। तो बल का दिशा किधर, ये बल का दिशा, ये है बल का दिशा एफ, या एफ के ऊपर वेक्टर दिखा, कोई दिक्कत नहीं ना। बल का दिशा निकल गया। तो बल का दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दाएं हस्त नियम पर। तो अपने उंगली को रखना है किधर, भी के तरफ। अपने उंगली को किधर रखना है, भी के तरफ, और मोड़ना है किधर, बी के तरफ। तो तुम्हारा अंगूठा बता देगा एफ का दिशा, अंगूठा बता देगा एफ का दिशा, ठीक है। अब देखो ये वृत्ताकार पथ पर क्यों घूमता है, उसका कारण देखो। वृत्ताकार पथ पर क्यों घूमा, इस बिंदु पर बल किधर लगा, ऊपर लगा है। अब देखो जब बल ऊपर लगा बाबू, ऐसे जा रहा था, अचानक से बल इधर लग गया, तो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मुड़ना चाहेगा कि नहीं। जिधर बल लगा है इधर तो जाइए रहा था, लेकिन बल ऊपर लग गया, तो ऐसे थोड़े खाली, ऐसा थोड़े कि ऐसे ही जाते रह जाएगा, थोड़ा इधर मुड़ेगा कि नहीं बल के तरफ। तो थोड़ा सा मुड़ा, जैसे मुड़ा बल के तरफ, मान लो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो इस पर बल किधर लगेगा, यहाँ पे था तो इसका भी इस दिशा में था, किधर था जी, इस दिशा में भी है ना। अब देखो इस पर बल किधर लगेगा, भी के तरफ उंगली को रख दिए, उंगली को किधर रखे, भी के तरफ। अब बी के तरफ मोड़ दिए तो अंगूठा देखो फिर से इधर लगेगा, फिर से इस पे बल इधर लगा, क्या समझे। फिर जो थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा
मान लो यहाँ पे आ गया, अब इस पे बल किधर लगेगा? अब इस पे बल किधर लगेगा? देखो ऐसे भी के तरफ, भी के तरफ है अंगुली और बी के तरफ मोड़ दिए, अंगूठा नीचे, तो बल इस बार किधर लगेगा? नीचे। इस बिंदु पर बल किधर लग रहा है? नीचे। मतलब सब बिंदु पर, ये बिंदु देख लो, ये बिंदु देख लो, ये बिंदु देख लो, बल हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा है। बल हमेशा किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ। इसका मतलब ये जरूर वृत्तीय पथ होगा, तभी तो बल केंद्र की तरफ लगेगा। समझ गया ना? इसका मतलब ये क्या होगा? वृत्तीय पथ जिसमें कि बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। समझ गया? तो इसीलिए इसका पथ कैसा हो जाता है? वृत्ताकार पथ हो जाता है, क्योंकि बल हमेशा किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ। और वृत्तीय, केवल वृत्तीय पथ में ही बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। समझ गया ना? और किसी भी चीज में कैसा भी रास्ता वो चुनेगा, ऐसे वैसे कैसे भी चुने ले, बल हमेशा केंद्र की तरफ नहीं लगेगा। बल हमेशा केंद्र की तरफ कब लगता है? वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पाथ में। समझ गया ना? एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो बल होगा, बल की दिशा हम लोग निकाल लिए। हम बताए थे तुम लोगों को जब वेक्टर पढ़ा रहे थे मैथ में, कि जो बल की ये जो होता है ना, A क्रॉस B, ये जो वेक्टर आता है A क्रॉस B, ये हमेशा A के भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, और B के भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है। समझ गया ना? लंबवत होता है। तो उसी प्रकार से ये जो F होगा, ये भी के भी लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा, और बी से भी 90 डिग्री पर होगा, दोनों से 90 डिग्री बनाएगा। समझ गया ना? ये जो एफ होगा वो ये दोनों ही वेक्टर से बनाएगा 90 डिग्री। यहाँ देख लो, यहाँ चित्र में भी देख लो तुम लोग, भी का दिशा ऐसे है, एफ का दिशा किधर आया है? ऊपर आया, और बाकी जो बी का दिशा है वो तो ऐसे है, क्रॉस बाहर की तरफ। तो देख लो तीनों 90 डिग्री पर है कि नहीं? एफ और भी के बीच एंगल 90 डिग्री, और बी जो है ऐसे बाहर है, तो एफ और बी के बीच भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब एफ जो होगा भी और बी दोनों से 90 डिग्री पर होगा। समझ गया? एफ जो होगा वो दोनों भी और बी से क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि क्रॉस का मतलब ये होता है कि ये जो होगा इन दोनों से 90 डिग्री पर होगा। ठीक है ना? क्रॉस का मतलब यही होता है, इस चिन्ह का मतलब यही है कि ये जो वेक्टर आएगा ये इन दोनों के क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। समझ गए? तो उसी के नीचे अब बिंदु लिखेंगे। बल हम लोग कैसे निकालते हैं? दाएं हस्त नियम से। उसी के नीचे लिखेंगे चुंबकीय बल सदैव, चुंबकीय बल सदैव, चुंबकीय बल सदैव आवेश के वेग, सदैव आवेश के वेग, कोष्ठ में लिखेंगे भी वेक्टर। आवेश के वेग को कैसे दिखाएंगे? भी वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कोष्ठ में लिखेंगे बी वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र कोष्ठ में क्या लिखेंगे? बी वेक्टर। अब कुछ लोग लिखने लगेगा बी और लिखेगा वेक्टर, ऐसे नहीं लिखना है रे मूर्ख सब। बी के ऊपर तीर बना दो, यही है बी वेक्टर। समझ गया? बी वेक्टर। तो चुंबकीय बल सदैव आवेश के गति भी वेक्टर, आवेश के वेग, उनको कम सुनता है, आवेश के वेग ये तो बोले थे, आवेश के वेग भी वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत। लंबवत के कोष्ठ में लिखो थीटा बराबर 90 डिग्री, दोनों के लंबवत। लंबवत के कोष्ठ में क्या लिखें? थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो चुंबकीय बल जो होगा वो आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में लिखो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, magnetic force is always perpendicular to, magnetic force is perpendicular to both
वेलोसिटी कोस्ट में लिखो v वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड कोस्ट में लिखेंगे b वेक्टर, है ना, दोनों के परपेंडिकुलर होगा।